गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। देखो, आज क्या है कि आपके पास एयरफोर्स में भर्ती निकली है और एयरफोर्स में जो रिक्वायरमेंट है 2024 की, इसमें आपके पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में रहेगा। कंप्लीट आराम से देखना है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। जैसे आपने थंबनेल पे देखा है कि आपके पास कौन से स्टेट की कब है, कितनी डेट को है, फिजिकल क्या है, मेडिकल में क्या है, फिर आपके पास रिटन टेस्ट कब होगा, सारा एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। तो आप आराम से इस चीज को देखना है कि आपके पास देखो क्या दिया है। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन इंटेक 2024 रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑन पोस्ट। तो आपके पास पोस्टें हुई हैं, निकली हैं, जिनके अंदर आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और किस स्टेट वाला भर सकता है। ठीक है, तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दूसरा, आपके पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसने क्या दिया है, जो आपके कंप्लीट पहले मोटा मोटा बता देता हूँ, उसके बाद में लास्ट में आपके इस वीडियो के लास्ट में आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है, जो आपके पास टर्म एंड कंडीशंस जो इस भर्ती के लिए लगाई गई है, वो आपको कंप्लीट उसमें एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज है कि आपको इस वीडियो को आराम से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट। पोस्ट किसकी है, सबसे पहले बात आती है कि पोस्ट किस किस चीज की। तो यहाँ पे देखो इंडियन एयरफोर्स एयरमैन, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन की वैकेंसी है जो ग्रुप वाई में आती है। ठीक है, आपके पास पोस्ट डेट आपको इसने क्या की 21/2/2024 से आई है। टोटल वैकेंसी आपके पास फिक्स नहीं है, वो अपने आप बोर्ड क्या करेगा, फिक्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें देखें हमारे पास, तो देखो ब्रीफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया आपको। इंडियन एयरफोर्स हैज पब्लिश्ड ए नोटिफिकेशन फॉर ए रिक्वायरमेंट ऑफ एयरमैन इन ए ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। ठीक है, कौन सी ट्रेड की है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की है वैकेंसी। दो कैंडिडेट, तो यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपने डॉक्टरी कर रखी हो, आपकी ये 10+2 के बेस पे ही है। जिसने बीएससी फार्मा कर रखी है उसके लिए भी है, और जो जिसने 10+2 कर रखी है वो भी अप्लाई इसके लिए कर सकता है। और इसकी लास्ट डेट बहुत जल्द है, तो आप जल्दी से जल्दी क्या करो, इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, those the contingent are the interested in the vacancy detail and complete all the eligibility criteria can read the notification। आपको जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल आया है उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं मैं। पहले देखो आपके पास क्या है, ये क्या है कि एक रैली भर्ती है। क्या है, रैली भर्ती है। इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या डेट है, स्टार्टिंग डेट फॉर द रैली, रैली कब स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जो रैली की भर्ती है ना उसकी डेट, स्टार्टिंग डेट कितनी है, 28/3/2024। कब से स्टार्ट हो जाएगी, 28/3/2024। और एक चीज आपको और बता दूं कि आपकी जिस दिन ये रैली है उस दिन आपको सुबह वहां पे 6 बजे इन्फॉर्म करना है। ठीक है, दूसरा आपका लास्ट डेट ऑफ रैली, रैली की लास्ट डेट कब है, 5/4/2024, यानी आपके चौथे महीने की 5 तारीख तक है। ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग डेट है, ये ध्यान में रखना, आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। डेट ऑफ द पब्लिश्ड ऑफ पीएसएल, मतलब आपके पास सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 13/5/2024 को हो जाएगी। दूसरा आपके पास डेट ऑफ द एप्लीकेशन इनरोलमेंट लिस्ट, इनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी, 24/5/2024, यानी बहुत जल्दी, ये जल्दी जल्दी क्या होगा, पूरा जो पैटर्न है वो कंप्लीट क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, और जल्दी से जल्दी आपके पास ये भर्ती क्या की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, एज। अब उसमें एज क्या होनी चाहिए, जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है वो क्या है, सबसे पहला तो है कि अनमैरिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। एंड कब पैदा हो आपकी, आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो देख लेना, इसमें जो ये 2 दिन दिए ना ये भी इंक्लूड है। समझ गए कि आपको जो 2 दिन दिए गए हैं वो दोनों दिन भी क्या है, इसमें इंक्लूड है। यानी 24 जून 2023 3 सॉरी 24 जून 2003 एंड 24 जून 2007 के बीच में। और ये दोनों बाद में आप कमेंट्स में बार बार पूछते हो कि सर ये डेट मेरा 24 जून 2003 को मैं कर सकता हूँ या मेरा 24 जून 2007 को मैं कर सकता हूँ।
आप इस डेट को, ये दोनों डेट इसमें क्या है इंक्लूड है, अगर इस डेट को भी आपका बर्थडे है यानी आपकी डीओपी है तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे देखो, जो आपको कंप्लीट दिया है वही है कि आपके पास मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ डिप्लोमा बी फार्म बीएससी इन फार्मेसी, यानी आपके पास इसमें आपके पास 10+2 का तो है ही है, जो नोटिफिकेशन में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए वो तो है ही। दूसरा, आपने अगर बीएस विथ डिप्लोमा कोई भी आपने मान लो नर्सिंग टाइप डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीएससी फार्मेसी कर रखी है, बीएससी क्या है फार्मेसी कर रखी है, तो भी आप इसके लिए क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर 10+2 में आपके पास इंग्लिश में 50% और एग्रीगेट अगर 50% नंबर है तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ये तो डेट ऑफ बर्थ आपको बता ही दिया, यानी आपके पास अपर एज कितनी हो सकती है, लास्ट एज अपर एज आपके पास 21 ईयर, मतलब 21 ईयर, तो ये 21 ईयर छोड़िए, आपको जो डेट दी है एक तो 24 जून 2003, एक 24 जून 2000, एंड आपके पास ये किसके लिए डेट है, देखो आपने बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। जो पीछे जो डेट थी ये देखो, ये जो आपके पास डेट थी वो क्या था, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए था जिसने 10+2 कर रखी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप 2x या 3x 1.75x पे नहीं आराम से कंप्लीट सुन लो। उसके बाद में देखो, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेंड के लिए जो आप कैंडिडेट हैं उनका आपको पास एज क्या होनी चाहिए, 24 जून 2003 से लेके 24 जून 2007 तक होनी चाहिए। समझ गए ना यहाँ पे। और जिन्होंने क्या कर रखा है, देखो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जिन्होंने विद डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीएससी इन फार्मेसी में कर रखी है, अगर बी फार्मा कर रखी है आपने तो आपके लिए एज क्या है, 24 जून 2002 से लेके 24 जून 2005। ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और जिन्होंने बी फार्मेसी कर रखी है उनके लिए एज कितनी है, 24 जून 2000 एंड 24 जून 2005 है। ठीक है, चलो यानी टोटल कितनी एज है, 21। ये आपकी एज उनके लिए है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और बी फार्मेसी कर रखी है। ठीक है, और वो एज किसके लिए है, जिन्होंने 10+2 के बाद में अप्लाई करेंगे। चलो अब यहाँ पे देखो, आपको क्या दिया है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। देखो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड यानी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड वाई ग्रुप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2। 10+2 क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए इंटरमीडिएट, मतलब वही है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई भी उसके सेम में क्या है कंपेयर में आपने क्या दे रखी हो एग्जाम दे रखी हो, विथ आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ द मिनिमम ऑफ 50%। मिनिमम आपके पास कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए मार्क्स इन एग्रीगेट एंड विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ये कह रहा है कि इनमें सब में सभी सब्जेक्टों के अंदर 10+2 में आपके पास 50% होना चाहिए। आराम से देख लो बेटा, एक बार देख के कि कोई भी आपके कंफ्यूजन ना रहे। यानी अगर 10+2 से हो आप और आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश है तो आपके पास एग्रीगेट मतलब सभी के इन चारों सब्जेक्ट के मिला के किस किस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी और इंग्लिश के परसेंट कंप्लीट मार्क्स मिला के आपके कम से कम 50% होने चाहिए, तभी आप इलाइजिबल हो, वरना ये फार्म मत भरना। दूसरा, इन एक कंडीशन और है कि एग्रीगेट एंड विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी आपके पास इन चारों सब्जेक्ट है ना, इनके चारों सब्जेक्ट के लिए तो क्या होना चाहिए भाई, आपके पास फिजिक्स है, ठीक है, प्लस केमिस्ट्री है, प्लस बायो है, प्लस इंग्लिश, इन सभी के परसेंटेज जोड़ के आप निकालना, वो आपके पास कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 50% होना चाहिए। लेकिन अकेला जो इंग्लिश की है ना उसमें भी आपके पास कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए, 50%। इसका कहने का मतलब ये है
कि आपके पास इंग्लिश में सिर्फ आपके पास कितना होना चाहिए, 50% से अब होना चाहिए। ये एग्रीगेट कितने होने चाहिए, कम से कम 50%, ज्यादा कितना भी हो। अगर आपके पास अगर ये नंबर 49.99 है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए बात, कि आपके पास अगर एग्रीगेट नंबर आपके पास 49.99 बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्लीट आपका एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50% ही होना चाहिए। ठीक है, तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, बस आराम से देखते रहो। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, क्या कर रहा है कि मेडिकल असिस्टेंट, इसके लिए देखो आपके पास क्या है, वही क्वालिफिकेशन है मेडिकल असिस्टेंट एंड डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी। तो आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास कंडीशन है कि आपके पास डिप्लोमा भी फार्मेसी तो होनी ही होनी चाहिए। पीछे वाले पोस्ट के लिए नहीं थी कि आप ये सोचो कि सभी पोस्ट के लिए, ये उनके लिए है जिन्होंने भी या तो कोई डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीएससी फार्मे जो फार्मेसी करे बीक फार्मा कर रखा है उनके लिए है। उनके लिए भी वही कंडीशन है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी 50% आपका किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। ओके, बाकी आपका पास डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। अब देखो मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले कौन आता है, हाइट। हाइट में उसने क्या दिया है, उसने कहा कि मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज 152.5, यानी कम से कम आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 152.5। यानी अगर 152.4 भी होगी तो आप इसके लिए क्या नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, एक्सेप्टेबल नहीं हो। ठीक है, दूसरी बात करूं मैं चेस्ट की। चेस्ट में क्या दिया था, चेस्ट शुड बी द प्रोपोर्शनल एंड वेल डेवलप्ड विद द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इसके एक नॉर्मल रेंज है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन आपकी जो चेस्ट है उसका फुलाव कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वेट, वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शनल होगा। देखो हाइट एंड एज एज अप्लीकेबल फॉर द आईएफ, मतलब उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो वो तो आपका होता ही है। और फिर भी आपको लगे कि आपका थोड़ा बहुत वेट कम है, हाइट थोड़ी वो है, तो आप क्या करना, सुबह जब इन्फॉर्म करो वहां पे उससे पहले केले खा जाना। ठीक है, जिस दिन आपका मेडिकल जो है ना फिजिकल, उस दिन आप क्या कर लेना, आप केले खा लेना, तो कोई दिक्कत नहीं, वेट बढ़ जाता है थोड़ा बहुत कम हो तो। हेयरिंग आपके पास सुनने वाला, कैंडिडेट शुड हैव द नॉर्मल हेयरिंग, मतलब आपको नॉर्मल सुनना चाहिए। नॉर्मल सुनने में क्या क्या आता है आपका, एबल टू हेयर ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम एक डिस्टेंस। आप अगर 6 सेंटीमीटर से आपको नॉर्मल क्या होना चाहिए, सेपरेटली सुनना चाहिए। यानी आपको आपसे अगर आप 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर अगर आपको दूर कोई आवाज हो रही है फुसफुसाहट, वहां पे क्या होगा, आपके पास पूछताछ करेंगे, वो आपको सुनना चाहिए, बस इतना ही चाहिए उनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं डेंटल, दांतों के देखो बेटा, आपके पास क्या है कि दांत आराम से आपके पास बढ़िया शेप में बने होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, साफ होने चाहिए। अगर आपके मान लो कि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से कने जाके अपने दांतों की सफाई करवा लेना, क्योंकि वहां पे अगर कलर जमा हुआ होगा या फिर कोई दिक्कत होगी तो आपको डॉक्टर से पहले ही अपना मेडिकल दांतों का करवा लेना चाहिए। क्योंकि वहां पे 14 डेंटल पॉइंट होते हैं कि आपके पास कोई भी कीड़ा वाल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके बालों के सॉरी दांतों के ऊपर पीलापन नहीं होना चाहिए, एकदम दांत साफ होना चाहिए, एक बढ़िया शेप में होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप पहले ही मेडिकल, अगर फिर भी आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, चलो विजुअल, अब देखने वाला। ठीक है, इन्होंने तो विजुअल में भी बहुत छूट दी है कि आपके पास 6/36, 6/6 भी नहीं, आपके पास कितनी होनी चाहिए, 6/36 ईच आई। और ये क्या है, करेक्टेबल 6/9 ईच आई। ठीक है, दोनों आपके पास अप्लीकेबल है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिफ्लेक्शन एरर नोट एक्सटेंडेड प्लस 3.050 डेप्थ इंक्लूडिंग द एस्टिमेटिंग। ठीक है, तो आपके पास जो आईसा आपके तो लगभग आपके सेम ही होता है, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास चश्मा अगर लगा रखी है तो वो भी आपकी क्या है, अलाउ है उसमें।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मतलब नॉर्मल आपको दिखना चाहिए, ज्यादा वो भी नहीं मांगा इन्होंने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो वैकेंसी डिटेल में देखो आपके पास क्या है, पोस्ट नियम ऑफ रैली डेट, ये तो है पोस्ट के नाम, और कौन सी रैली कब है वो है आपके पास। तो आपको इसमें क्या दिया, देखो ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की रैली कब है, 28 से लेके 29 मार्च 2024 को रैली है, ठीक है। लेकिन ये बेटा स्टेट वाइज है, तो स्टेट वाइज इसके आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें जस्ट आगे मैं वही बताऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये चीज दी हुई है कि कौन से स्टेट की कब है, ठीक है। पहले आप बस सिर्फ डेट देख लो। ग्रुप वाई मेडिकल स्टेट असिस्टेंट आपके पास कितनी है, 31/4/2000 की। सर ये भी तो आपके पास मेडिकल असिस्टेंट है, ये भी मेडिकल असिस्टेंट असिस्टेंट की है। तो आप बता, इसमें एक चीज ये है कि ये आपके पास अलग अलग स्टेट की है, क्या है ये अलग अलग स्टेट के है कि कौन सा स्टेट की किस दिन होगी। दूसरा आपके पास मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा और बीएससी, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी कर रखी है, उनको एक ही डेट है, वो कौन सी है, 3/4, यानी 3 मार्च और 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को ही आपके पास रैली कब है, किसकी है, डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी के लिए, ठीक है। ये रैली डेट है बेटा, और इसमें आपके पास स्टेट वाइज है, जो मैं अभी नेक्स्ट वही बता रहा हूँ। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं कि हमें क्या दिया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। ये यहाँ पे आपके पास कंप्लीट है। देखो आपको क्या कहा है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की आपको क्या कहा है, इनवाइट द इंडियन गोरखा एंड सबडिव नेपाल मेल कैंडिडेट टू अपेयर इन द रिक्वायरमेंट रैली। रैली है 28 मार्च से लेके 5 अप्रैल 2024 तक। ज्वाइन द आईएफएस एयरमैन इन ग्रुप बाई नॉन टेक्निकल जॉब है ये। अब देखो सबको, जिनकी भी रैली की है, उनको सबको कब है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेन एट द लाल प्रसाद ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश, इनको सबको ही किसके रैली के लिए आपको कहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट ट्रेंड जो है, उनको सबको कहाँ पे मिलना है, कहाँ पे इन्फॉर्म करना है, लाल प्रसाद ग्राउंड भोपाल, यानी मध्य प्रदेश में। जिन जिस भी स्टेट के है, सभी स्टेट वालों को कहाँ पे, मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना है। दूसरा क्या कह रहा है, सिलेक्शन इन द फेयर एंड ट्रांसफर ऑन द मेरिट ओनली, यानी मेरिट बेस पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब जो बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ओवर अपॉर्चुनिटी, आपके पास क्या है, मेल इंडियन गोरखा नेपाल सिटीजन फ्रॉम स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक। यहाँ पे क्या क्या देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना कि कौन कौन से स्टेट का है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। देखो आपके पास अगर आप छत्तीसगढ़ के हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, गोवा से हो, उत्तरांचल हो, दमन एंड दीप से हो, या आप लक्षद्वीप से हो, या आप दादर नागर हवेली से हो, टू ज्वाइन द आईएफ एयरमैन, बस इन्हीं के लिए है ये, ठीक है। और इन सबको कहाँ पे रिक्वायरमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड, कहाँ पे है, लाल प्रसाद प्रसाद ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। अब अलग अलग बात करते हैं, देखो जिन जिनका 28 मार्च 29 मार्च को रिपोर्टिंग डेट, जिनका रिपोर्टिंग डेट है ना, जिनको 28 तारीख को जाना है, आपके पास क्या है, मेडिकल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। आपका वहां पे फिजिकल, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, एडेप्टिव टेस्ट होगा, एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे। ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, अब यहाँ पे देखो जो जिसको, जिन जिनके रिपोर्टिंग डेट 28 और 29 मार्च को है, उनके लिए देखो ऑल द डिस्ट्रिक्ट, यानी सभी डिस्ट्रिक्ट आपके हैं ऑफ स्टेट, किस स्टेट के, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यानी आपको जो मध्य प्रदेश से हैं और छत्तीसगढ़ से हैं, जो कि वहां से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और छत्तीसगढ़ से हैं, उनका रिपोर्टिंग डेट कब है, 28 और 29 मार्च को, 28 और
29 मार्च को। दूसरा, अगर दूसरी रिपोर्टिंग डेट की बात करें तो 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल रिपोर्टिंग आपको सुबह 6 बजे ही करना है, सेम ही है। मेडिकल असिस्टेंट है, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट वही है। यहाँ पे ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, यहाँ पे आपको 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरांचल और दमन दीप, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, इनको आपको रिपोर्टिंग कब करनी है इस स्टेट वालों को, 31 और 1। और सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें क्या है, इन्वॉल्व कर रखे हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट मतलब इस स्टेट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो जाए, लेकिन अब बस आपको आना कब है रिपोर्टिंग के लिए, 31 मार्च और 1 अप्रैल को। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 अप्रैल और 4 अप्रैल रिपोर्टिंग डेट कब है। रिपोर्टिंग डेट आपकी 3 अप्रैल 2024 को। तो आपको कौन कौन है, मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, यानी बी फार्मा जिन्होंने कर रखा, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरांचल ऑफ दमन दीप, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली। यानी आपके पास क्या है, इसमें सभी स्टेट के जिन्होंने मेडिकल लाइन में क्या है, कोई डिप्लोमा कर रखा है या बी फार्मेसी कर रखी है, उनको सभी को रिपोर्टिंग कब करनी है, 3 अप्रैल से और 4 अप्रैल को। तो सभी स्टेट और सभी डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व कर रखे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिक्वायरमेंट टेस्ट विल बी द कंडक्ट 6 AM, मतलब आपको कब इन्फॉर्म करना है, कितने बजे, 6 बजे। ओनली कैंडिडेट फुलफिल द डोमिनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट, आपको डॉक्यूमेंट की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कभी सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं वहां पे। मेंशन अबव एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिपोर्टिंग द लाल प्रसाद ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश, रैली न्यू एट 10 AM, कट ऑफ टाइम ऑन 28 मार्च 31 मार्च ऑफ द सेल बी द परमिटेड अपियर इन द रिक्वायरमेंट टेस्ट। रिक्वायरमेंट टेस्ट के लिए आपको लाल प्रसाद ग्राउंड जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, वहां पे आपको 6 बजे इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। कैंडिडेट आर द रिपोर्टिंग द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल दैट टाइम विदाउट फेल, दे विल द टिकटेड और एनी कंडीशंस ऑफ द इंक्लूडिंग, चलो ये तो कुछ नहीं है। द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज द कमीशन ऑफिसर, ये कह रहा है कि सिर्फ एक टेस्ट हो जाना ही आपका क्या नहीं है, सिलेक्शन नहीं है। उसमें क्या कि बाद में PSL आएगी और PSL के बाद में एनरोलमेंट नंबर आएंगे, उसके बाद ये क्या है कि आपका फाइनल सिलेक्शन समझा जाएगा। दूसरा क्या दे रखा, ओनली सिख कैंडिडेट और द रिलीजन प्रोहिबिटेड कटिंग द हेयर एंड ऑफ द फेस, यानी सिख जो है उनके लिए ही ये छूट है, मस्ट अकॉर्डिंग टू सिख कैंडिडेट विलिंग द रिटर्न ऑफ द सेम पर द लेट ऑफ डाउन द स्पेन। तो आपके पास क्या है, जो पगड़ी पहनते हैं वो क्या है, सिख स्टूडेंट्स के लिए ही अलाउ है। बाकी आप अब यहाँ पे देखो, रिटर्न मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो काम की बात है ये है कि आपको राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर, क्या क्या राइटिंग आपके पास क्या है, HB पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, ग्लू स्टिक होनी चाहिए, स्टेपलर, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन फॉर राइटिंग। यानी जब ये टेस्ट लेते हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या, एक तो HB की पेंसिल ले जा सकते हो, इरेजर ले जा सकते हो, शार्पनर ले जा सकते हो, ग्लू स्टिक ले जा सकते हो, स्टेपलर ले जा सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू पेन। आप वहां पे आपके पास रिटर्न मटेरियल, यानी यहाँ रिटर्न टेस्ट देने के लिए ये आपके पास अलाउ है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, 10 अनअटेस्टेड रिसेंट नॉट टू 6 मंथ पासपोर्ट साइज कलर फोटोज अनअटेस्टेड होनी चाहिए, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, अनअटेस्टेड फोटो होनी चाहिए, वो भी कितनी, 10 होनी चाहिए, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड देयर ऑफ द 6 द फोटोग्राफी ऑफ द, यानी अगर 6 स्टूडेंट है तो वो पगड़ी पहनते हैं, तो उनके लिए कोई नहीं, बाकी आपके पास विदाउट कोई भी आप मतलब फेस नहीं, सॉरी हेड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। द फोटोग्राफ इज द टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग द ब्लैक स्लेट ऑफ इन फ्रंट इज द चेस्ट विद दिस द नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी आपके पास फोटोग्राफ पे क्या होना चाहिए, ब्लैक स्लेट, मतलब आपके पास एक जो स्लेट होती है, जो फोटोएं होती हैं, उन फोटो में क्या होना चाहिए कि आपके पास एक स्लेट होनी चाहिए, जो ब्लैक कलर की स्लेट होती है वो आपको रखनी है उस फोटो के सामने, चेस्ट के सामने, एंड इज द चेस्ट इज द नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी आपको उसके ऊपर क्या लिखना है, एक तो आपका नेम लिखना है उस स्लेट के ऊपर और यहाँ पे लगा लेनी है चेस्ट के ऊपर, ठीक है।
एयरफोर्स में ऐसा ही होता है, चाहे आप कोई भी दे दो, यहाँ पे लगा के ऊपर आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, नीचे डेट ऑफ फोटो, यानी आपके पास जिस दिन की फोटो आप बनवा रहे हो वो डेट आपको लिखी होनी चाहिए आपकी 10 फोटोज के अंदर, याद रखना। ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द मैट्रिकुलेशन पास, यानी आपको कह रहा है कि ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए 10th की, एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के द्वारा ही, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या हो गया, खुद ने ही आपने क्या किया हो, अटेस्टेड यानी सिग्नेचर अटेस्टेड की होनी चाहिए। तो आपको क्या कह रहा है, ओरिजिनल होनी चाहिए और 4 क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो ऑफ 10+2, वही कंडीशन है कि आपके पास 10+2 की भी क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड क्या होनी चाहिए, आपके पास 4 फोटोकॉपी होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है कंप्लीट इस वीडियो में, ध्यान रखना बेटा कोई भी चीज मिस्टेक मत करना, आराम से देखना। अब देखो क्या कहा है, ओरिजिनल फॉर हो गए, ओरिजिनल एंड फॉर अटेस्टेड कॉपी पासिंग थ्रू बीएससी बी फार्मा, यानी अगर आपने किसके लिए बीएससी बी फार्मा को अप्लाई किया है तो आपके पास उसमें भी क्या होना चाहिए, एक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ओरिजिनल फॉर सेल्फ डोमिसाइल, मतलब आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, बाकी अदर किसी भी गजेटेड ऑफिसर की जरूरत नहीं है। NOC is the original and for self photocopies from the employed candidate presently serving any government organization, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, मान लो गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, NOC होनी चाहिए, नहीं यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास अगर जॉब भी होती तो आप वहां पे इतनी दूर क्या ना जाओगे, ठीक है, जॉब पहले से ही अगर जिसके पास है। कैंडिडेट डिस्चार्ज, या यदि मान लो कई बार ऐसा होता है कि डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप क्या हो कि डिस्चार्ज हो गए हो यानी रिटायर हो गए हो कोई भी, तो आपके पास ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी ये उनके लिए है जो क्या है कि पहले से जॉब में थे और डिस्चार्ज हो गए यानी रिटायर हो गए, तो वो अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास क्या होनी चाहिए, डिस्चार्ज बुक कॉपी होनी चाहिए जो उनको मिलती है, ओरिजिनल भी होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड वो भी होनी चाहिए। ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जैसे, हाँ ये हो गया, ठीक है। आप देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल में देखो कैंडिडेट शैल बी द ब्रिंग द कांस्टेंट फॉर्म, वहां पे अप्लाई करेंगे आपने, उसके बाद में ये फॉर्म मिलेगा आपको, ये अप्लाई करना है, ठीक है, जिसमें आपके पास नेम बैग है आपके पास, ये नॉर्मल है कि कैंडिडेट विल बी नॉट परमिटेड टू स्टे इन विथ देयर फैमिली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड में, यानी ट्रेनिंग पीरियड के अगर साथ में क्या, जैसे आपके मान लो कि ट्रेनिंग पीरियड में जिसकी मैरिड, ये तो अनमैरिड के हैं, यानी पापा या मम्मी को आप साथ नहीं रख सकते, कब तक, जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड हो, ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में। अनमैरिड कैंडिडेट विल नॉट बी द परमिटेड टू गेट मैरिड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनटू ट्रेनिंग, आप कब तक शादी नहीं कर सकते, जब तक आपके पास क्या नहीं हो जाए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती, तब तक आप जब तक सक्सेसफुल ट्रेनिंग नहीं हो जाती तब तक आप क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, खास ध्यान रखना। पे एंड अलाउंस क्या क्या मिलते हैं, 14,600 रुपये पर मंथ शैल बी द पेड ऑफ द ऑन द कंप्लीशन ट्रेनिंग, स्टार्टिंग ग्रोस एनरोलमेंट ऑफ द मिनिमम स्केल पे इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे ऑफ द 26,900 रुपये, मतलब आपको टोटल मिला के कितना मिल जाता है, 26,900। एडिशन डिविजन अलाउंस, मतलब बाद में क्या कि और भी अलाउंस इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। हायर एजुकेशन, एयरबर्ड शैल बी द परमिटेड टू परसेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली आफ्टर 20% स्किल ग्रेड, कि आपके पास जो स्किल ग्रेड है उसमें हाईएस्ट जो आपके पास है वही आपकी मान्य होगी, ठीक है। वेरिफिकेशन ये हो गया कंप्लीट। पब्लिश पीसीएल, पीसीएल आपको क्या है कि 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बोर्ड, देखो पीसीएल के लिए आपके पास सिलेक्शन जो लगेगी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, ये भी आपके लिए काम की चीज है, अच्छे से देखो, यहाँ पे पहले इधर आओ, आपके पास क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस में क्या है कि आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 यानी 1.6 यानी 1600 मीटर,
बिकम कंप्लीट 7 मिनट्स, यानी आपको क्या है, जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट जो 10+2 के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं उनको 1600 मीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, जिस जो जो कैंडिडेट आपके पास क्या है, बीएससी, 7 मिनट 30 सेकंड किनके लिए है बेटा, जो बीएससी और बी फार्मा, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या बी फार्मा है, उनके लिए टाइम कितना है, 7 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद में देखो क्या करना है, कैंडिडेट विल हैव द कंप्लीट 10 पुशअप, 10 पुशअप लगाने, 10 सेटअप्स लगाते हैं एंड 20 स्क्वाट्स विद द स्टूडेंट टाइम ऑफ द क्वालिटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में है। कैंडिडेट आर एडवाइस, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट शूज एंड शॉर्ट ट्रैक पैंट्स, यानी आपको क्या करना है, शॉर्ट जो आपके पास है स्पोर्ट्स टी शर्ट वो पहन के जानी है और जो स्पोर्ट्स जूते पहन के जाना है। ठीक है। रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट में देखो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा ये पेपर, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इंग्लिश के कितने 20 क्वेश्चन होंगे, सीबीएसई सिलेबस, सिर्फ सीबीएसई सिलेबस के बेस के ऊपर एंड रागा, यानी आपके पास क्या है, रीजनिंग एंड जनरल, रागा कितने 30 क्वेश्चन आएंगे। आपको इंग्लिश के क्वेश्चन 45 मिनट मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए। 20 क्वेश्चन किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे और 30 क्वेश्चन रागा के होंगे। कैंडिडेट आर द क्वालिफाइड इन ईच पेपर। और दूसरी बात और देख लो कि आपको दोनों जो है ना, आपको इंग्लिश का और रागा दोनों पेपर क्या करना है, क्वालिफाई करना है। रिटन टेस्ट शैल बी डिक्लेयर ऑन द सेम डे, और जो आपका रिजल्ट है ना, उस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो उसी दिन, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसी दिन आपको क्या बता दिया जाएगा, उसका रिजल्ट सुना दिया जाएगा। मेकिंग पैटर्न विथ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या है, 1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर, 1 नंबर मिलेगा। नील 0 मार्क्स इन द एन अटेम्प्ट, यानी अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कितना है, 0 मार्क्स है। 0.25 मार्क्स शैल बी द डिडक्टेड, यानी आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स क्या है आपके डिडक्ट, यानी काट दिए जाएंगे। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ऑल कैंडिडेट टू द पास द रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट पास कर देगा। हाउ द अडेप्टिव टेस्ट सेकंड, यानी दूसरा टेस्ट होता है ऑन द सेम सीक्वेंस डे, उसी दिन, डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन। अडेप्टिव टेस्ट इज टू बी सिलेक्टेड कंडीशन who can adapt the environment air force and are able to adjust to the military way of life। ठीक है। बाकी तो यही है। अब मेडिकल में भी आपके पास कुछ नहीं है खास। देखो मेडिकल एग्जामिनेशन में तो क्या क्या चेक होगा, मेडिकल में आपके पास क्या क्या होगा, ब्लड हेमोग्लोबिन, एचबी, टीएलसी, डीएलसी, यूरिन, बायो, आपके पास क्या, ब्लड शुगर फास्टिंग, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिन, यूरिक एसिड, क्रिस्टिन, लेफ्ट सिस्टम, एक्सरे चेस्ट एक्सरा होगा, ईसीजी होगी एंड एनी अदर टेस्ट नेसेसरी इन द ऑप्शन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर। अगर मेडिकल ऑफिसर को कुछ और भी अगर नेसेसरी लगा इस रिक्वायरमेंट के लिए तो वो भी आपका होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप क्या करो, जब यहाँ पे जाओ उससे पहले ये सारे टेस्ट एक बार करवा लेना नॉर्मल, बाकी तो लगभग ओके ही होता है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई बात नहीं। आपके पास क्या है, द कैंडिडेट शुड कैरी आधार कार्ड एज द प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी व्हेन द रिपोर्टिंग द सिलेक्शन टेस्ट। आपको आधार, जब सिलेक्शन टेस्ट के लिए अंदर जाओगे तो आपके पास क्या आधार कार्ड होना चाहिए। कैंडिडेट जम्मू, लद्दाख, असम एंड मेघालय हुआ द फुलफिल द डोमेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी अगर आप कहाँ से, आसाम से हो, मेघालय से हो, तो आपके पास क्या डोमेंशियल रिक्वायरमेंट होने चाहिए, यानी आर कैरी एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ इफ आधार कार्ड इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास आधार, ये नहीं कि आधार कार्ड ही होना चाहिए आईडी के रूप में, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अदर आईडी भी आप, लेकिन कौन सा होना चाहिए, विथ फोटो होना चाहिए। ठीक है। बस ये आपका कंप्लीट था इनरोलमेंट लिस्ट। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, पीएसएल आपके कब है, 13 मई को। पीएसएल लिस्ट कब लगा दी जाएगी आपकी, 13 मई। ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, इनरोलमेंट लिस्ट, द लिस्ट द कैंडिडेट फाइनल कॉल द इनरोलमेंट, यानी फाइनल एनरोलमेंट टेकन टू 24 मई। Call letter shall be sent to the candidate called the enrollment email ID provide of the time of the testing।
यानी आपको 24 तारीख को जिनका आपके पास फाइनल इनरोलमेंट क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन जिनका हो जाएगा, उनको क्या है 24 मई को ही आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा, और वो भी आपके मेल आईडी पे। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ बहुत फास्ट कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर ही सारा आपको मतलब ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं। तो सभी आपके पास सभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और अपनी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली ऐसी इंफॉर्मेशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।